कैसे हो सकता है कि दो पड़ोसी देश एक ही जैसी चुनौती का सामना करें और फिर भी उनके रास्ते इतने अलग हो जाएं? आज हम चीन और जापान के आधुनिकीकरण की इसी कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसने आज की दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम रहते हैं। और कहानी का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो इसी विरोधाभास में छिपा है। देखिए, एक तरफ था चीन अपने विशाल छिंग राजवंश के साथ, मतलब पूर्वी एशिया का बेताज बादशाह, और दूसरी तरफ जापान, एक ऐसा देश जो सदियों से आप कह सकते हैं दुनिया से लगभग कटा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या बदला कि इनकी तकदीर ने इतना बड़ा मोड़ ले लिया। और ये नक्शा देखिए, ये हमें उस बुनियादी फर्क को दिखाता है जिसने शायद सब कुछ तय कर दिया। एक तरफ चीन का वो विशाल फैला हुआ साम्राज्य और दूसरी तरफ जापान जो कई द्वीपों में बटा हुआ है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये एक तरह से उन अलग अलग चुनौतियों और मौक़ों का भी प्रतीक था जो दोनों के सामने आने वाले थे। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, समझते हैं कि जब ये बड़े बदलाव की लहर आने वाली थी उससे ठीक पहले 19वीं सदी की शुरुआत में ये दोनों देश आखिर थे कहाँ। तो सबसे बड़ा फर्क यही था, चीन अपनी ताकत और अपने लंबे इतिहास के गुरूर में था, वहीं जापान वो तोकुगावा शोगुनेट के नीचे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सामंती सिस्टम में फंसा हुआ था। मतलब असली पावर सम्राट के पास नहीं, बल्कि शोगुन, जो कि सबसे बड़ा मिलिट्री लीडर था और उसके समुराई योद्धाओं के हाथ में थी। सम्राट तो बस एक नाम के राजा थे। तो आप देखिए दोनों की शुरुआत कितनी अलग थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है बाहरी दुनिया की, और ये वो पल था जिसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1853। अमेरिकी कमोडोर मैथ्यू पेरी अपने एकदम मॉडर्न जंगी जहाज़ों के साथ जापान के तट पर आ थमके। और ये कोई गुजारिश नहीं थी, जी नहीं, ये एक सीधी सीधी मांग थी। अब जरा सोचिए, जापान के बारे में जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक कोई जवाब नहीं था, वो एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक जहाज की नहीं है, ये उस गहरे डर और हैरत को दिखाती है जो जापानियों ने महसूस किया। इन ब्लैक शिप्स को देखिए, इन्हें किसी दैत्य की तरह दिखाया गया है। ये उस अनजान जबरदस्त ताकत का प्रतीक थे जिसके बारे में जापान को कोई अंदाजा ही नहीं था। और ये कार्टून देखिए, ये दिखाता है कि उस समय के जापानी इन विदेशियों के बारे में क्या सोच रहे थे। अजीब थे, हाँ, थोड़े डरावने भी, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि अब इन्हें और नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। और बस यहीं से दोनों देशों के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। चीन, जो अपने विशाल आकार और अंदरूनी झगड़ों में फंसा हुआ था, उसका रिएक्शन बहुत धीमा रहा। वहीं जापान, उसने खतरे को फौरन भांप लिया। उन्हें डर था कि कहीं वो भी किसी के गुलाम ना बन जाएं, और इसी डर ने एक क्रांति को जन्म दे दिया। और इसी क्रांति से जन्म हुआ जापान के नए मॉडर्न युग का एक ऐसा दौर जिसे इतिहास आज मेइजी रेस्टोरेशन के नाम से जानता है। इस पूरे मिशन का बस एक ही मंत्र था, फुकुओक क्यों है। इसका मतलब है समृद्ध देश, मजबूत सेना। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं नहीं, ये एक राष्ट्रीय जुनून बन गया था। हर पॉलिसी, हर सुधार, सबका बस एक ही मकसद था, पश्चिम के बराबर खड़ा होना, ताकि उनका हर्ष भी भारत या चीन जैसा न हो। और उन्होंने इसे लागू करने का जो तरीका अपनाया वो कमाल का था, एकदम सिस्टमैटिक। सबसे पहले शोगुन की सत्ता खत्म करके सारी पावर सम्राट को वापस दी। फिर एक मॉडर्न आर्मी बनाई। उसके बाद लड़के लड़कियों सबके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी कर दी, और साथ ही पूरे देश में रेलवे, बैंक और मॉडर्न फैक्ट्रियों का जाल बिछा दिया। मतलब ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे देश का कायापलट था। और इन सब का नतीजा हैरान कर देने वाला था। 50 साल से भी कम के वक्त में जापान की आबादी करीब 2 करोड़ बढ़ गई, और इसी आबादी ने उन नए कारखानों और बढ़ते शहरों को चलाने के लिए जरूरी वर्कफोर्स दी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, रफ्तार देखिए इसकी। बस कुछ ही दशकों में जापान ने न सिर्फ अपना औद्योगिकरण किया, बल्कि उसने अपने ही पुराने गुरु चीन और एक बड़ी यूरोपियन पावर रूस, दोनों को जंग में हरा दिया। और इसके बाद उसने अपना खुद का साम्राज्य बनाना भी शुरू कर दिया। लेकिन एक तरफ जहां जापान भविष्य की ओर रॉकेट के रफ्तार से दौड़ रहा था, वहीं चीन वो अपने ही अतीत और अंदरूनी झगड़ों में फंसा हुआ था। चीन की कहानी जापान के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबी और दर्दनाक थी। तो यहाँ जो असली फर्क था ना,
वो था रफ्तार और तरीके का। जापान का बदलाव तेज था, कंट्रोल्ड था, और चीन का बदलाव वो धीमा था, उथल-पुथल भरा था और हिंसक भी, जो एक सदी से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। ये टाइमलाइन चीन की उसी लंबी और मुश्किल सफर को दिखाती है। सोचिए, एक पूरे राजवंश का खत्म हो जाना, फिर दशकों तक चलने वाला एक भयंकर गृह युद्ध, और फिर जाके 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। असल इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन शुरू होने में अभी भी 30 साल और लगने वाले थे। जापान का अप्रोच एकदम प्रैक्टिकल था, है ना? लेकिन चीन का ठीक उसके उलट। चीन ने दशकों तक अपनी विचारधारा को इकोनॉमी से ऊपर रखा। उनका मानना था कि देश को फिर से खड़ा करने और समाज की जो गैर बराबरी है उसे खत्म करने का एक ही रास्ता है, और वो है क्रांति। तो सवाल ये उठता है कि इन दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों का नतीजा क्या निकला? आज ये देश जैसे भी हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? जापान की बात करें तो वो बहुत तेजी से एक बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बना, ये तो सच है। लेकिन उसकी साम्राज्य बढ़ाने की चाहत उसे तबाही की ओर ले गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार के बाद उसने खुद को फिर से खड़ा किया, लेकिन इस बार एक शांतिप्रिय इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर। और चीन, उसके लंबे और दर्द भरे संघर्ष ने एक बहुत ही ताकतवर और सेंट्रलाइज्ड कम्युनिस्ट स्टेट को जन्म दिया। दशकों बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला तो जरूर, लेकिन आज भी वहां पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत मजबूत है। और ये टेबल, ये एक तरह से पूरी कहानी का सार है। पश्चिम को उनका जवाब कैसा था, बदलाव की रफ्तार क्या थी, और आखिर में राजनीतिक नतीजा क्या निकला, सब कुछ दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ नजर आता है। तो आखिर में ये कहानी सही या गलत की नहीं है, ये कहानी है चॉइसेस की, विकल्पों की। एक ही जैसी ऐतिहासिक चुनौती के सामने जापान और चीन ने दो बहुत अलग रास्ते चुने, और उनके उन्हीं फैसलों ने न सिर्फ उनके अपने देशों को बल्कि आज की पूरी दुनिया को एक नया आकार दिया। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कभी सोचिएगा कि अगर इन दोनों महाशक्तियों के रास्ते बदल गए होते तो, मतलब अगर चीन ने तेजी से आधुनिकीकरण किया होता और जापान एक लंबी क्रांति के दौर से गुजरा होता, तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इतिहास में लिए गए कुछ फैसले कितने ज्यादा मायने रखते हैं।